देखिए ये जो पेवलोव जो थ्योरी है इनका ही सपोर्ट करते हुए वॉटसन ने अपनी एक थ्योरी दी है। वॉटसन भी एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है कि अपना ही बच्चा लिया उन्होंने और उस बच्चे को एक खरगोश ला के दिया वॉटसन ने। अब उस खरगोश के साथ बच्चा इतना खेलता था कि वो घुल मिल गया उसके साथ, ठीक है। उसे वो बहुत अच्छा लगता था, उसके साथ सोना पसंद था, उसके साथ ही खेलना पसंद था, नहाना धोना नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया बस, ठीक है। बाकी ये सारी क्रियाएं उसके साथ वो करने लगा। हुआ क्या कि जब वो घुल मिल गया अपने खरगोश के साथ, तो वॉटसन ने क्या किया कि जैसे ही खरगोश उनके बच्चे के पास जाता था, उन्होंने एक डरावनी ध्वनि निकालनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चा उस खरगोश को जहाँ इतना पसंद करता था, एक टाइम ऐसा आया बार बार एक्सपेरिमेंट करने से कि वो उस खरगोश से डरना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ भी कौन सी थ्योरी अप्लाई हो रही है, यही, ठीक है। संबंध स्थापित हो गया, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है यहाँ भी। देखिए ये अपनी थ्योरी में यही समझाना चाह रहे थे कि यदि हम चाहें तो बच्चे को, उसके व्यवहार को हम डेवलप कर सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। कैसे कर सकते हैं, शिक्षा में इसका महत्व अभी देखेंगे, लेकिन इसके नियम पढ़ लेते हैं पहले। नियम कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले दिया है समय सिद्धांत। सीखने के मध्य समय का अंतराल एक महत्वपूर्ण कारक है। दोनों उद्दीपकों के मध्य समय अंतराल जितना अधिक होगा, उसका प्रभाव उतना ही कम होगा। यानी यदि ये भोजन दे रहे हो और ये कुत्ता यहाँ पर लार टपका रहा है और दूसरा बैल आप बजा रहे हो, तो बैल बजाने के बीच में और भोजन देने के बीच में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होना चाहिए। तुरंत एकदम घंटी बजाई और कुछ खाने के लिए मैंने दिया, ठीक है। और अगर थोड़ा गैप करेंगे तो थोड़ा वो भी सुस्ता जाएगा कि पता नहीं कब आएंगे। अब घंटी बजी है, वो वेट करने लगेगा कि होगा थोड़ी देर बाद, उसकी आंखों की वो चमक वो नहीं रहेगी कि अब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि समय ज़्यादा लंबा ना हो एक्सपेरिमेंट के बीच में। नेक्स्ट, तीव्रता का सिद्धांत। इसमें यही बताया गया है कि कृत्रिम उद्दीपन का प्रभाव बनाए रखने के लिए उसका प्राकृतिक उद्दीपक की तुलना में अधिक सशक्त होना आवश्यक है। मतलब कोई अगर जैसे उसको भोजन दिया कुत्ते को, उसके बाद उन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी का प्रयोग किया। घंटी की आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार होती है, और मान लीजिए हम कोई बहुत हल्की सी साउंड लेते तो वो थोड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग उसको प्रभावित नहीं करती। तो इसमें यही कहा गया है कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। जैसे बल्ब जली, एकदम प्रकाश हुआ है, उनके एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ज़्यादा प्रकाश नहीं था और ध्वनि रहित रूम था, मतलब उसमें बाहर की साउंड नहीं आ सकती, क्योंकि अगर बाहर की साउंड अंदर आएगी तो कुत्ता उसके साथ भी संबंध स्थापित कर लेगा, जैसे बल्ब के और घंटी के साथ किया था। इसलिए ध्वनि रहित रूम लिया गया था एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वही इसमें कहा है कि जैसे बैल का बजना, बल्ब का जलना एक स्ट्रॉन्ग उद्दीपक के रूप में आए, तो जो सेकंड उद्दीपक है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक रूपता का सिद्धांत, इसमें ये बताया गया है कि जो एक्सपेरिमेंट के हम प्रारंभ में करते हैं कि भोजन दिया, घंटी बजाई, बल्ब जलाया, वही बार बार रिपीट करना पड़ेगा। उद्दीपक अगर चेंज कर दिया तो कुत्ता कंफ्यूज हो जाता कि पहले घंटी बजा दी, फिर बल्ब जला दिया, फिर भोजन दिया। अब घंटी और बल्ब की जगह हम कुछ और करने लगे दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में कुछ और करने लग जाए कि कोई और साउंड निकाल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, या सामान गिरा रहे हैं, उसकी ध्वनि है, तो कुत्ता थोड़ा वो डिस्टर्ब हो जाता। एक रूपता होनी चाहिए। जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में किया है, एक्सपेरिमेंट के लास्ट के रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बार बार वही क्रिया हमें बार बार दोहरानी है, वही उद्दीपक हमें बार बार दोहराने हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, इसमें ये कहा है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक दो बार में कुछ नहीं होगा, बल्कि बार बार उसे रिपीट कराना पड़ेगा। यदि कुत्ते को ये केवल एक या दो बार कराया जाता तो वो बिल्कुल नहीं समझता कि घंटी बजाने के बाद ही भोजन मिलेगा, कि एक बार बजा दी, दो बार बजा दी, फिर बार बार एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद उसे समझ में आएगा कि पहले घंटी बजेगी, फिर बल्ब जलेगा और फिर भोजन मिलेगा। व्यवधान का सिद्धांत, जैसा कि मैंने अभी बताया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी क्लासरूम चल रही है, अब आपका पूरा माइंड इधर पढ़ने पर है कि मैडम क्या बता रही हैं या प्रोजेक्टर पे क्या दिखाई दे रहा है। कोई ज़ोरदार ध्वनि बाहर से आ रही है, कोई म्यूजिक बज रहा है,
तो आपका आधा ध्यान उधर चला जाता है और डिस्टरबेंस होता है बीच में। तो जो संबंध स्थापित होना चाहिए था प्रोजेक्टर से या मैडम से, वो नहीं हो पाता। ठीक है, अभी आवाज़ हुई, थोड़ा आपका एकदम से ध्यान गया, अरे क्या हुआ, होता है ना, तो संबंध टूट जाता है बीच का। तो बीच में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। वही इन्होंने कहा कि जैसे मैंने बताया ध्वनि रहित इन्होंने कक्ष लिया था, जिससे कुत्ते को कोई और ध्वनि सुनाई ना दे। अब आता है इसका सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। कोई भी थ्योरी हो उसका शिक्षा में क्या महत्व है, किस लिए ये थ्योरी दी गई है, ये बात महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे इसमें बताया क्रियाशीलता के सिद्धांत का उपयोग। इसमें यही कहा गया है कि जब तक प्राणी कोई करने के लिए तैयार नहीं होता कुछ क्रिया, उसे जबरदस्ती आप नहीं करवा सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पर और मुझसे कहा गया नहीं जबरदस्ती आपको पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है, और मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तो मुझे क्या करना है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ाना है। अगर जबरदस्ती खड़ा भी कर दिया तो अच्छा लेक्चर मैं नहीं दे पाऊँगी, जो 100% आना चाहिए मेरी तरफ से वो नहीं हो पाएगा। वही बात आप पर अप्लाई होती है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है और जबरदस्ती कहा जाता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आपकी तरफ से वो रेस्पॉन्स नहीं आता 100% वाला जो आना चाहिए। ठीक है, आपके चेहरे से वो एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा, आप गिरे गिरे से दिखाई दोगे, तो ये सब लगता है। तो प्राणी जब तक कुछ करने के लिए क्रियाशील नहीं होता तब तक आप उसे कुछ नहीं करा सकते हो।